वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के इंटरनल वैल्यूएशन आ चुके हैं भाई। मतलब कि पीरियोडिक या तो इंटरनल या तो हम लोग यूनिट टेस्ट, ये सारे टेस्ट आ चुके हैं। बट सारे टेस्ट दोस्तों हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्टेप स्टेप हम लोग बढ़ेंगे और मार्क्स जो है वो गेन करते हुए चलेंगे। तो हम लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी एकदम बिंदास। और हम लोग लेके आए कुछ खास। क्या लेके आए कुछ खास? तो हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की आज। तो सफरनामा स्टार्ट होता है भाई वेरी शॉर्ट आंसर्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया है स्क्रीन पे। बोलता है गिव द मीनिंग ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मीनिंग समझाइए, क्या होता है फैक्टर इनकम? तो फैक्टर इनकम का मतलब होता है जब भी हम लोग किसी के लिए भी काम करते हैं, उस काम करने के बदले में जो हमें पैसा मिलता है दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम। बट हमें यहाँ पे इसको प्रेजेंट कैसे करना है, तो हम लोग उसके लिए यहाँ पे एक बार हमारे स्क्रीन पे देखते हैं क्या लिखना है दोस्तों हमें। फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम, एक ऐसी इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कब मिलेगी? जब हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इन्वॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन एक और बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दोस्तों 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। लैंड वाले को मिलेगा यहाँ पे रेंट, लेबर को मिलेगा यहाँ पे वेजेस, और यहाँ पे अगर कैपिटल की बात करें तो मिलेगा इंटरेस्ट, और यहाँ पे अगर कोई बंदा है जो एंटरप्राइज में है उसको मिलेगा यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है। फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, किस बात के लिए मिलेगा? तो उसने क्या दिए यहाँ पे दोस्तों, सर्विसेज दी है। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, किसके लिए भाई? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे सीधा कहा गया है कि ऐसी इनकम रिसीव करना है जिसने कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट किया है, रेंडरिंग करी है फैक्टर सर्विसेज, और इसके बदले में उसको जो पैसा मिलेगा दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को चीज तो समझ में आ गई भाई कि फैक्टर इनकम क्या होता है। आगे बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय द ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? इनकम तो होती है, अब ये ट्रांसफर पेमेंट करता कौन है? तो ट्रांसफर पेमेंट करती है गवर्नमेंट। किसको करती है? उन लोगों को जो कि कहीं ना कहीं अभी कामों में इन्वॉल्व नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है, मतलब कोई सर्विसेज नहीं दे रहा है, उसके बाद भी इनको ये पैसा मिलता है। पैसा कैसे मिलेगा? इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर इनकम। पैसा देगा कौन? सरकार देगी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो उनको मिलेगी यहाँ पे स्कॉलरशिप, और जो ओल्ड एज हो गए हैं, 60 प्लस हो चुके हैं, उनको मिलने वाली यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन। चलिए तो हम लोग समझते हैं ट्रांसफर इनकम क्या होता है भाई, कैसे हम लोग को इसको प्रेजेंट करना है एग्जाम में। ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन द रिटर्न। मतलब कि पैसा तो मिल रहा है बट यहाँ पे कोई भी सर्विसेज आपने ऐसी नहीं करी है जिसके बदले में आपको यहाँ पे पैसा दिया जा रहा है। बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या करती है भाई, वेलफेयर सोसाइटी की तरह काम करती है। वेलफेयर करने के लिए ही लोगों का यहाँ पे क्या करती है भाई, पैसे का क्या करती है, ट्रांसफर करती है, जिसको हम लोग डीबीटी भी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। अब कैशलेस सिस्टम हो गया है तो सभी के अकाउंट में ये पैसा जाता है, और ये एक लीगल सोर्स भी है कि पैसा कैसे जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आऊंगा। आउट ऑफ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, अगर फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दोनों की बात करें, विच वन इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम? कौन सी इनकम को यहां पे इंक्लूड करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम? अब नेशनल इनकम होता क्या है? तो वो देश की हमारी इनकम, तो इसको हम लोग ऐसा समझे, इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced by the resident of the country or by the foreigners in an accounting year is known as national income। इसको कहेंगे दोस्तों हम लोग नेशनल इनकम। तो यहाँ पे मेहनत की जो कमाई है उसको जोड़ा जाएगा, जो फ्री की कमाई है उसको नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब जहां पे भी रेंडरिंग सर्विसेज होगी वहां पे इसको जोड़ा जाएगा, रेंडरिंग सर्विसेज नहीं होगी तो इसको जोड़ा नहीं जाएगा। तो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में जोड़ा जाएगा फैक्टर इनकम को, ना कि ट्रांसफर इनकम को यहां पे जोड़ा जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों, क्या जोड़ेंगे भाई हम लोग? हमेशा फैक्टर इनकम, ना कि यहां पे जोड़ेंगे ट्रांसफर इनकम। चलिए हम लोग को ये चीज समझ में आ गई। आगे बात करते हैं डिफाइन करेंट ट्रांसफर। तो ये करेंट ट्रांसफर क्या होता है? तो साल भर के अंदर होने वाले ट्रांसफर को हम लोग यहां पे बोलते हैं दोस्तों करेंट ट्रांसफर। चलिए समझने की कोशिश करें। करंट ट्रांसफर रेफर्स टू ट्रांसफर मेड आउट ऑफ द करंट इनकम ऑफ द पेयर्स। आज इस साल में कितना हम लोगों ने कमा लिया, इस पूरे सिस्टम में ये होगा भैया क्या, करंट ट्रांसफर, ओके, ऑफ द पेयर एंड एडेड टू द करंट इनकम ऑफ द रेसिपेंट। ठीक है, रेसिपेंट का मतलब होता है जिस बंदे को कहीं से भी सोर्स ऑफ इनकम मिले उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे रेसिपेंट। ठीक है, तो करंट ट्रांसफर एक्चुअली में क्या होता है भैया, एक ऐसा करंट इनकम जो कि किसके पास हो, पेयर के पास हो, और उसको एडेड कर दिया जाए किसमें, रेसिपेंट में। किसी में जोड़ दिया जाए भाई, रेसिपेंट में। तो इसको कहा जाता है करंट ट्रांसफर, मतलब इस साल के ट्रांसफर।
छोटा सा एक क्वेश्चन सामने आ रहा है भाई, जिसका नाम है डिफाइन फाइनल गुड्स। भैया नामकरण डिफाइन फाइनल गुड्स मतलब वो सारे गुड्स जिसपे फर्दर प्रोसेसिंग नहीं की जा सकती है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों फाइनल गुड्स। क्या बोलेंगे यहाँ पे हम लोग इसको? फाइनल गुड्स। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स, वो ऐसे गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। वो सारे गुड्स जो या तो कंजप्शन के लिए यूज होते हैं या तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे फाइनल गुड्स। क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे? फाइनल गुड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन बाय द इंटरमीडिएट गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि किसी भी गुड्स के फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या उन गुड्स पे आज भी फर्दर प्रोसेसिंग यहाँ पे चल रही है। मतलब इसको सीधा सीधा हम लोग रॉ मटेरियल से कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो रॉ मटेरियल पे भी क्या होता है? कंटिन्यूअसली प्रोसेसिंग चलती रहती है। तो ऐसे गुड्स जिसपे फर्दर प्रोसेसिंग चलती रहे उसको कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स। चलो समझने की कोशिश करें। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स, वो कुछ इस तरीके के गुड्स होते हैं विच आर यूज ईदर फॉर रीसेल। काय के लिए यूज करना है भैया? रीसेल के लिए। क्यों? क्योंकि किसी कंपनी के लिए वो अपने आप में फाइनल गुड्स होगा बट वो किसी कंपनी के लिए अपने आप में इंटरमीडिएट गुड्स होगा। जैसे ब्रेड सेलर के लिए ब्रेड जो है वो फाइनल गुड्स है बट एक सैंडविच मेकर के लिए यही सेम ब्रेड जो है वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। तो किसी भी चीज के यूसेज पे डिपेंड करता है कि दैट गुड्स विल बी कंसीडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स और दैट गुड्स विल बी कंसीडर्ड एज द फाइनल गुड्स। और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, तो सेम ईयर में फर्दर प्रोडक्शन के इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। कैन परचेज ऑफ अ न्यू कार बी कैटेगराइज्ड एज एन इंटरमीडिएट गुड्स? नई कार खरीदी आपने और क्या उसको इंटरमीडिएट गुड्स में आप कंसीडर करोगे? क्योंकि उसमें क्या फर्दर प्रोसेसिंग करवानी है, कुछ चेंज करवाना है? अगर करवाना है तो इंटरमीडिएट गुड्स में लो, अदरवाइज इसको किस में लोगे दोस्तों? फाइनल गुड्स में। किसमें लोगे? फाइनल गुड्स में। ठीक है कि अगर उसमें कोई चेंज नहीं करवाना है तो वो फाइनल गुड्स है, बट अगर चाहते हो उसमें कुछ ना कुछ अपडेट्स करवाना, उसमें नई चीजें जोड़ना, तो वो सब क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट बनता है। यस, परचेज ऑफ अ न्यू कार कैन बी कैटेगराइज्ड एज एन इंटरमीडिएट गुड्स इफ इट इज परचेज बाय अ कार डीलर फॉर द रीसेल। अगर मान लेते हैं कि किसी कार डीलर ने खरीदी, उसको रीसेल करना चाहता है, तो उसके लिए ये इंटरमीडिएट गुड्स। मगर सेल्फ कंजप्शन के लिए अगर वो मैंने ली, खुद के यूज के लिए ली, तो उसको मैं यहाँ पे किस में लूंगा दोस्तों? इसको मैं दोस्तों यहाँ पे लूंगा फाइनल गुड्स में। किस में लूंगा? फाइनल गुड्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफाइन कंजप्शन गुड्स। हम लोगों को बताया गया है कि कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं। कंजप्शन गुड्स का मतलब वो गुड्स जिनको हम लोग यहाँ पे यूज करें, परचेज करें और अपनी नीड्स और डिजायर दोनों को फुलफिल करेंगे, तो इसको कहेंगे दोस्तों यहाँ पे कंजप्शन गुड्स। चलिए समझने की कोशिश करें। कंजप्शन गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स, कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स डायरेक्टली, जो कि कंज्यूमर्स की वांट्स को, नीड्स को क्या करते हैं? डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। मतलब रेडी टू यूज गुड्स इज नोन एज कंज्यूमर गुड्स या कंजप्शन गुड्स भी मैं इसको यहां पे कह सकता हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, डिफाइन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? वो सारे गुड्स जो कि दूसरे गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कैपिटल गुड्स। फॉर एग्जांपल स्विंग मशीन। स्विंग मशीन क्या करती है? रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। तो इस तरीके से जो कैपिटल गुड्स है वो दूसरे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में क्या करते हैं दोस्तों? हेल्प करते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कैपिटल गुड्स। चलिए समझते हैं। कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। वो सारे गुड्स जो कहीं ना कहीं दूसरे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में या दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। वो इधर गुड्स में वो हेल्प कर सकते हैं या तो वो यहाँ पे सर्विसेज में हेल्प कर सकते हो। इस तरीके से कैपिटल गुड्स को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे आता है। क्या कहता है? व्हाट इज मीन बाय द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब ये होता है कि जब हम लोगों के यहाँ के कुछ लोग दूसरी कंट्री में जाके काम करते हैं और वहां के कुछ लोग मान लेते हैं इंडिया में आके काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम अगर जाता है यूएसए में काम करने और वहां का जोसेफ जो है वो इंडिया में काम करने आता है यहाँ पे,
जोसेफ को जो पैसा मिलेगा वो यूएसए लेके चला जाएगा, मतलब यहाँ पे वो काम करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे फैक्टर सर्विसेज। ऐसे ही राम जो यूएसए में काम करेगा वहां पे वो फैक्टर सर्विसेज देगा, तो इन दोनों को मिलेगा पैसा। तो यूएस में जो राम है वो इंडिया पैसा लेके आएगा और यहाँ का जो बंदा है जोसेफ वो यूएसए पैसा लेके जाएगा। तो इस तरीके से दो कंडीशन बन सकती है कि दोनों ही मेहनत कर रहे हैं, तो इन दोनों के पास जो इनकम आएगी वो आएगी फैक्टर इनकम। बट राम के लिए पैसा होगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और जोसेफ के लिए पैसा होगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है भाई, चलिए। बट अगर हम लोग इंडिया को कंसीडर यहां पे करते हैं तो हमारी कंट्री में अगर दूसरी कंट्री से अगर पैसा आएगा तो हम लोग बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और हमारी कंट्री से अगर पैसा जाएगा तो हम बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा भाई, हो सकता है कि यूएसए से हमारे पास पैसा ज्यादा है तो फ्रॉम हो गया ज्यादा और टू हो गया कम, इसके कारण जो डिफरेंस क्रिएट होगा उसको बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव होगा जब बाहर से पैसा ज्यादा आएगा और हमारे पास से पैसा कम जाएगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हमारे पास से पैसा कम जाए और उनके पास से पैसा ज्यादा आए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग NFIA को तीनों तरीके से ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, और यहाँ पे इसको बैलेंस या जीरो NFIA भी ले सकते हैं। तो NFIA की तीन कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी फ्रॉम ज्यादा हो टू कम हो, दूसरी कैटेगरी टू ज्यादा हो फ्रॉम कम हो, तीसरी कैटेगरी फ्रॉम और टू दोनों जो है बराबर हो। तो नेट फैक्टर इज द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड द फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरी कंट्री से हमारे पास जितना भी पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड द फैक्टर इनकम पे टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और हम लोग यहां से कितना पे कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको कहा जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है, क्या बोलता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ पर्सन हु इज स्टेइंग अब्रॉड फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर। एक ऐसा एग्जांपल बताइए भाई कि वो बंदा जो है लगभग 1 साल से ज्यादा यहां से बाहर रह रहा है, एंड स्टिल ही इज ट्रीटेड एज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसको अभी भी नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको ट्रीट किया जा रहा है। चलिए इसको नॉर्मल रेसिडेंट हम लोग मानते हैं। एन इंडियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, ठीक है भैया, इंडिया का है मगर वो यूएसए में काम कर रहा है, किसमें, इंडियन एम्बेसी में, विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है हमारी कंट्री में, पैसा आएगा इंडिया भेजेगा, भाई कुछ भी होगा वो इंडिया से ही कनेक्टेड रहेगा, इसीलिए ये नॉर्मल रेसिडेंट है। क्यों? क्योंकि इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब सेविंग, इन्वेस्टमेंट और जो भी उसको खर्चा करना है वो इंडिया में ही करेगा, यूएसए में नहीं करेगा। मतलब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है इंडिया में है, इसीलिए उसको हम लोग यहाँ नॉर्मल रेसिडेंट की तरह दोस्तों ट्रीट करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन डेप्रिसिएशन। स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन मतलब ही होता है चीजों का कम होना। डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ लॉस टू द कंपनी और इंस्टीट्यूट और फर्म। ये दो कारणों से होता है, एक तो वियर एंड टियर ऑफ द गुड्स, या तो गुड्स का आप वियर करो या टियर करो, मतलब इस्तेमाल करोगे, इसके कारण डेप्रिसिएशन लगेगा, या ड्यू टू द ऑब्सिलेंस। ऑब्सिलेंस का मतलब होता है यहाँ पे जब चीजों को आप आउट ऑफ फैशन पाते हैं तो उसको बोलते हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन। तो दो कारण हो गए, वियर एंड टियर, और दूसरा हो गया दोस्तों यहाँ पे ऑब्सिलेंस। चलिए समझते हैं। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो है फॉल हो, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। किसके कारण होगा? नॉर्मल वियर एंड टियर के कारण। पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंस, या तो क्या हो भाई, पैसेज ऑफ टाइम हो जाए या तो एक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंस हो जाए, मतलब चेंज इन टेक्नोलॉजी हो जाए, चेंज इन फैशन हो जाए, चीजें पुरानी दिखने लग जाए तो आप क्या करोगे, उसको यहाँ पे चेंज कर दोगे। तो ये सारी चीजें जो है किसका पार्ट होती है दोस्तों? डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का एक और सिनोनिम है जिसको बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन कैपिटल फॉर्मेशन। पैसे को बनाना कैसे है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। इसको मैं एक तरीके से इन्वेस्टमेंट भी कह सकता हूं। चलिए समझते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब जो ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक में उसमें चीजों को एड ऑन अगर कर दिया गया तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ एन इकोनॉमी। जो इकोनॉमी में कैपिटल जितना भी हमारे पास स्टॉक था उसमें हम लोगों ने अगर जोड़ दिया, पुश कर दिया कि हाँ ये इकोनॉमी और आगे बढ़ सकती है, दैट इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। क्या कहलाएगा दोस्तों यहाँ पे? ये कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी एक्सेट्रा। अब ये क्या कर रहा है, हमारे स्टॉक में जोड़ रहा है, अब इससे
और रेवेन्यू जनरेट होगा। तो वो सारी चीजें जिससे और रेवेन्यू जनरेट हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन, और ये हमेशा ऐड ऑन करेगा किसमें दोस्तों, कैपिटल स्टॉक में। चलिए हम लोग बात करते हैं डिफाइन इनडायरेक्ट टैक्स की, जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है। अब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ऐसा टैक्स जो कि चीजों के प्रोडक्शन पे लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स लगता है क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो। अब रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के कारण ही सरकार को आपको क्या देना पड़ता है दोस्तों, टैक्स देना पड़ता है। और इनडायरेक्ट टैक्स अपने आप में ट्रांसफरेबल होता है, और इसको इंप्लाई करने वाली जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। चलिए समझते हैं इसको। Indirect taxes refers to those taxes which are imposed by the government। कौन इंपोज करेगा इसको, गवर्नमेंट। ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किस पे करेगी भैया, सेल एंड क्या करेगी भैया, सेल ऑफ क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, तो यहां तो बोल रहा है भाई चीजें बनाओ पहले, कौन बनाएगा, हाउस होल्ड्स बनाएंगे, फर्म्स बनाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे कौन टैक्स लगाएगा भैया, तो गवर्नमेंट लगाएगी, गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैक्स लगाएगी। तो यहाँ पे जीएसटी की अगर मैं बात करता हूँ तो 0% से लेकर 28% है। तो सरकार ने तय कर दिया कि कौन सा गुड्स कौन सी कैटेगरी में आएगा, उस हिसाब से उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम एक्सेट्रा। एक्साइज ड्यूटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे भी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं कंट्री के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं भाई एक्साइज। कस्टम का मतलब दूसरे देश से अगर हमारी कंट्री में अगर आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कस्टम। चीजों को सेल परचेज कर रहे हो तो उस पर जो लगेगा उसको बोलते हैं हम लोग सेल्स टैक्स। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग को यहाँ पे समझ में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स। पहले तो हम लोग ये समझ लें इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, वो सारे गुड्स जिसपे फर्दर प्रोसेसिंग हो सकती है अभी भी, उन सारे गुड्स को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स। क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स। चलिए समझने की कोशिश करें भैया एग्जाम्पल के थ्रू। मिल्क यूज इन डेयरी शॉप फॉर रीसेल, क्योंकि अब वो मिल्क रॉ मटेरियल है, उसको भी वापस बेच रहा है तो उस पर और फर्दर प्रोसेसिंग होगी। हो सकता है उससे कॉफी बन जाए, टी बन जाए, या कुछ ना कुछ उससे बनाया जाए, कोल्ड कॉफी बनाई जाए। ये सब किस में आएगा दोस्तों, तो ये सब आएगा दोस्तों इंटरमीडिएट गुड्स में। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। कोल, जो कोल है वो कहाँ यूज होता है भैया, तो यहाँ पे हैवी जब स्टीम क्रिएट करनी होती है तो उसके लिए कोल यूज होता है। दो टाइप के कोल, चार टाइप के एक्चुअली कोल होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो ये चार टाइप के कोलों को अलग अलग जगह अलग अलग इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। तो कोल को कैसे भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब उसमें फर्दर प्रोसेसिंग हो सकती है। कोल यूज्ड इन फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन, तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए जो कोल यूज हो रहा है उसको हम लोग किसमें कैटेगराइज करेंगे दोस्तों, इंटरमीडिएट गुड्स में। बट ये लोग अगर मान लेते हैं मिल्क को कोई फाइनली बेच रहा है उसके लिए ये फाइनल गुड्स है, कोल कोई फाइनली बेच रहा है उसके लिए फाइनल गुड्स है, बट जो इसको खरीद रहे हैं उनके लिए ये सारे गुड्स जो है वो दोस्तों इंटरमीडिएट गुड्स है। तो इसी के साथ ये जो हमारा सफरनामा समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।